हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के अब तक 2009 से लेकर 2023 तक जितने सारे सब्जेक्टिव प्रश्न यानी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप लोगों को जैसे पता होगा कि हम लोग जो है सीरीज में यानी कवर कर रहे हैं। आज जो हम लोग यानी इस सीरीज का सेट 2 को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग सेट 1 को कवर कर लिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल विजिट कीजिए, वहां जाकर के आप लोग देख लेंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, इस सीरीज को अगर जो बच्चे पूरी तरह से कंप्लीट देख लेंगे तो आपको जो है 70 से 80% आप मार्क्स यानी सब्जेक्ट का जो है क्वेश्चन यानी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि जो है क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में जो होता है क्या है कि यानी प्रीवियस ईयर से जो आप लोगों का क्वेश्चन लगभग 60 से 70% आप लोगों को देखने को मिलता है। ओके, तो डियर ये जो अगर आप पूरी तरह से सीरीज को अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपका बिल्कुल भी तैयारी नहीं हो पाया, अपनी तैयारी को लेकर के काफी चिंतित है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, इस सीरीज को पूरी तरह से आपको एंड तक देखना है। ओके ओके, तो चलिए, जो बच्चे 2024 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले और साथ में अपने दोस्तों को जम करके जरूर शेयर करें, ताकि इससे आप लोग के दोस्त लोगों को भी जो इससे हेल्प हो पाएंगे। ठीक है, तो चलिए डियर, हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहलाता है, यानी शीत युद्ध किसे कहते हैं, या शीत युद्ध से क्या समझते हैं, या शीत युद्ध क्या है। इस तरह का भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, घुमा करके, लेकिन आंसर एक ही होगा। ठीक है उसका। चलिए, तो देखिए, अगर शीत युद्ध की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसमें जो है किसी भी हथियार का या अस्त्र शस्त्र का किसी का भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें एक दूसरे देश को जो है यानी क्या करते हैं, धमकी देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है किसी प्रकार का यानी हथियार या रासायनिक हथियार किसी का भी जो इसमें यानी प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, तो हम लोग इसका परिभाषा को देखते हैं प्यारे बच्चों। देखिए, विश्व के इतिहास में शीत युद्ध उस युद्ध को कहा गया है जब दो से अधिक शक्तिशाली देशों की सेना आमने सामने नहीं होती है। इसमें जो है कोई भी देशों के बीच अगर यानी शीत युद्ध होता है जो शक्तिशाली, जैसे कि आपको एग्जांपल दिया जाएगा, जैसे कि 1945 में, जब 1945 में दूसरा युद्ध यानी एंड हो गया, दूसरा युद्ध का यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर का जैसे युद्ध हुआ, उसके बाद जो है यानी शीत युद्ध का दौर जो है शुरू हो गया था। जैसे दो महाशक्तिशाली देश जो है सामने उभर करके आया, तो पहला जो है आया कौन, सोवियत संघ, और दूसरा क्या है, मतलब अमेरिका। अमेरिका और सोवियत संघ जो है दो देश जो है क्या यानी शक्तिशाली देश बनकर के उभरा, और इन दोनों देशों के बीच जो है यानी शीत युद्ध जो है चलना शुरू हो गया था। लगभग ये 1945 से लेकर 1991 तक चला था। ठीक है, जो उसके बाद जो 1991 में सोवियत संघ का जो है क्या हो गया था, विघटन हो गया था। ओके, तो आप लोगों को सोवियत संघ समझ में मतलब शीत युद्ध को आपको समझ में आ रहा है कि यानी जब 1945 के बाद जो है सोवियत संघ और किसको यानी अमेरिका के बीच जब यानी युद्ध होने लगा, यानी किसी भी प्रकार का इसमें जो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया था। ठीक है, इसका एग्जांपल यही आपको हम बताए, लेकिन यहाँ आपको हम समझा दे रहे हैं, इसमें किसी भी चीजों का जो है यानी प्रयोग नहीं किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि उन देशों के बीच जो है क्या घोर वैचारिक मतभेद होता है, एक मतभेद होता है। ठीक है, यानी घोर वैचारिक मतभेद होता है, इसमें कोई भी जो है मतलब युद्ध नहीं होता है। ठीक है, और ये मतभेद इस सीमा तक होता है जो उसे लगभग वास्तविक युद्ध जितना भी भय बना देता है, यानी उसमें जो काफी भय बना हुआ रहता है, डर रहता है। ठीक है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो उतना जो है वो कोई बड़ी युद्ध नहीं है। ठीक है, वास्तव में अगर यह युद्ध जमीनी पर नहीं लड़ा जाता है, कोई जमीनी स्तर पर इसमें युद्ध नहीं लड़ा जाता है, बल्कि युद्ध मानव के मस्तिष्क में लड़ा जाता है। यानी एक दूसरे देश को जाकर के टीवी चैनलों में यहाँ जाकर के वहां जाकर के धमकी देता है, तुमको बम से उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दिस डेट, मतलब जो भी जिसको जिस तरह का धमकी देना आता है। ठीक है, जाता है, और इस तरह से शीत युद्ध है दो देशों अधिक शक्तिशाली गुटों में बीच जो है भयंकर दुश्मनी की स्थिति होती है। इसमें भयंकर दुश्मनी की स्थिति होती है, एक दूसरे देश को जो है क्या यानी अपना दुश्मन समझता है। ठीक है, एक वह परस्पर एक दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं और हमेशा उनसे सशंकित रहते हैं, यानी आप शत्रु में तो समझ रहे हैं, यानी दुश्मन मानते हैं हमेशा एक दूसरे देश को। ठीक है, जैसे कि आपका पड़ोसी यानी आप उसका पड़ोसी का आपका आपको लेकर के कुछ चलता है, आप यानी उसको लेकर के कुछ चलते हैं, तो यही जो यानी आप उसको ना गाली देते हैं, ना आप उसको मारने आते हैं, ना कोई इसको हथियार का यूज करते हैं, यानी किसी प्रकार का आप लोग उसमें जो है युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, यानी आपके पड़ोसी के साथ। तो वहां जो होता है क्या होता है, यानी मन में, यानी आप किसी को बोल दिए कि नहीं नहीं वो ज्यादा बोलेगा तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी यानी आपको किसी के द्वारा जो है वो, ये एक कूटनीतिक युद्ध हुआ, यानी दूसरा आदमी आकर के आपको सुनाएगा, ये जाकर के आपका बात यानी उसको जाकर के कहेगा, तो ये कूटनीतिक वाला युद्ध हो गया शीत युद्ध। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये शीत युद्ध की अगर बात किया जाए तो शीत युद्ध कब से कब तक चला था, आप लोगों को पता होगा, 1945 से लेकर 1991 तक जो ये चला था, किसके किसके बीच, यूएसए और यूएसआर के बीच चला था। ठीक है, जिसको सोवियत संघ और हम लोग क्या अमेरिका बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों देशों के बीच जो है चला। उसके बाद 1991 में जो है सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद अमेरिका जो है एक शक्तिशाली देश बनकर के उभर के सामने आया। ठीक है, तो बिल्कुल प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, मैकमोहन रेखा क्या है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, हम लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए
तो इसको हम लोग पहले समझते हैं, ठीक है। तो ये भारत और चीन के बीच की एक सीमा रेखा है, उन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे, जानेंगे, ठीक है, विस्तार से। तो देखिए मैकमोहन रेखा भारत और तिब्बत के यानी बीच सीमा रेखा है। तो तिब्बत जो है मान लिया गया है कि तिब्बत जो है चीन का यानी हिस्सा माना गया है, ठीक है। ये वास्तव में सन 1914 में भारत की तत्कालिक ब्रिटिश सरकार और तिब्बत के बीच शिमला समझौता के तहत, यानी जो उस टाइम जो यानी कौन ब्रिटिश सरकार थे, तो वो जो है किसके बात को यानी मान लिया, उसको जो शासन करना था, शोषण करना था अपना भारत का, तो ब्रिटिश सरकार जो है क्या मान लिया, जबकि तिब्बत अपना भारत का हिस्सा था, लेकिन वो क्या करे, मतलब इसको तो शासन करना था, शोषण करना था अपना भारत का और शासन भी करना था, ठीक है। तो ये जो किसको यानी ब्रिटिश सरकार को, वो जो है 1914 में जो है ये तात्कालिक रूप से यानी शिमला समझौता के तहत इसको तहत आई, और 1934 ईस्वी के सर्वे ऑफ इंडिया के एक मानचित्र में मैकमोहन रेखा को आधिकारिक भारतीय सीमा रेखा के रूप में जो है यानी दिखाया गया है, यानी कि आधिकारिक रूप से जो है सीमा रेखा को दिखाया गया है। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम पड़ा, ठीक है, रखा गया था। भारत के अनुसार ये चीन के साथ उसकी सीमा है और वर्तमान समय तक ये उस सीमा रेखा पर विवाद यथायथ बना हुआ है, लेकिन भारत चीन के बीच ये भौगोलिक सीमा के रेखा के रूप में ये अवश्य माना जाता है, ठीक है। वही वो जो मैकमोहन रेखा को लेकर के हमेशा जो है युद्ध होते रहता है, ठीक है। अभी भी आप लोग देखेंगे न्यूज वगैरह में तो आप लोग का आते रहता है, ठीक है, देखते होंगे, ठीक है। भारत और चीन के बीच जो है मतलब मुठभेड़ होते रहता है कभी कभी, ठीक है। तो चलिए ये सब चीजों से आप लोग को जो है बिल्कुल यानी जो करंटली न्यूज वगैरह रहता है उन चीज को आपको देखा कीजिए। चलिए तो वो आपको मैकमोहन रेखा के बारे में आपको समझ में आ गया। अब वही बात करते हैं, एक चीज और याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो एक रेड क्लिफ रेखा के नाम से है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शक्ति संतुलन से आप क्या समझ रहे हैं। देखिए शक्ति संतुलन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शक्ति संतुलन क्या होता है कि एक मतलब क्या होता है, शक्ति संतुलन राष्ट्रों का एक समूह जो आपस में निकट पड़ोसी के बीच जो है एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्था होती है, ठीक है। हाँ, तो शक्ति संतुलन की अगर बात करें तो हम लोग इसको जो इसका यह है कि विभिन्न राष्ट्रों को गुटों में इस प्रकार बांटे रहते हैं कि एक राष्ट्र तथा राष्ट्रों के इन शक्तिशाली नहीं होने दिया जाता है। यानी जो इसमें अगर एक समूह होता है, ठीक है, यानी अगर सीधी सीधी बात कहा जाए, अगर मान लो एक समूह है देशों का, 7 या 8 देशों का समूह है, उन देशों में यानी कोई भी एक ऐसा देश जो यानी खूब शक्तिशाली संपन्न रूप से यानी वो उभरे, तो उसको रोकना है। नहीं, अगर शक्तिशाली बनकर के उभर जाएंगे तो अपने पड़ोसी देशों को क्या करेंगे, वो दबाएंगे, ठीक है। तो इसी को ही जो है कहा जाता है कि शक्ति संतुलन। अब हम लोग इसका परिभाषा को देखते हैं, तो शक्ति संतुलन की बात अगर किया जाए, एक विशेष प्रकार की व्यवस्था होता है, इन व्यवस्थाओं में राष्ट्रों के बीच इस तहत मतलब इस तरह की आपसी संबंध तैयार किए जाते हैं जो किसी एक राष्ट्र को उतना शक्तिशाली बनने से रोकता है कि वह अपनी इच्छा को दूसरों पर लाद सके, और शक्ति संतुलन की व्यवस्था का लक्ष्य संबंधों में शांति बनाए रखना होता है। यानी सीधी सीधी बात किया जाए, अगर मान लीजिए कोई देश या राष्ट्रों की समूह होता है, ठीक है, उसमें से अगर कोई शक्तिशाली देश खूब शक्तिशाली बनकर के उभर रहा है तो उसको रोकना है, यानी बराबर रखना है, ना कि अगर वो उभर जाएंगे तो क्या होगा कि उन जो कमजोर देश होगा उस पर जो क्या करेंगे, अधिकार करेंगे, दबाव डालेंगे उस पर, ठीक है। तो उस पर जो है उसको यानी जानते हैं ना कि कमजोरों को दबाया जाता है। तो इसलिए जो है ये शक्ति संतुलन के माध्यम से जो है क्या समान यानी शक्ति संतुलन मतलब समझ रहे, समान, ठीक है, सबको समान मतलब रूप से लेके जाना, ठीक है, तथा राष्ट्रों के समूह में किसी एक राष्ट्र का अधिक शक्तिशाली बनने के लिए इसे रोकना, ताकि वह बड़ी शक्ति का प्रयोग युद्ध की दिशा में ना करे, ठीक है। अगर शक्तिशाली बन जाएगा तो वो क्या युद्ध की दिशा में उसका प्रयोग करेंगे। तो वो भी आप लोग को शक्ति संतुलन के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध पर एक टिप्पणी लिखिए। देखिए ये प्रथम खाड़ी युद्ध की बात करें, बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक चीजों को आप लोगों को समझना है, भले आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन क्या नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों ये आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम लोग करवा रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को नोट करते चलना है। प्रथम खाड़ी युद्ध की अगर बात किया जाए तो खाड़ी युद्ध आप लोग को पता है कब हुआ था, 1990 में हुआ था, ठीक है। प्रथम खाड़ी युद्ध 1990 में इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा कर लिया गया था। इराक ने जो है किस पर कब्जा कर लिया था, कुवैत पर कब्जा कर लिया था। कर लेने के बाद अमेरिकी अगुवाई में संयुक्त राष्ट्र संघ की सहमति से इराक के विरुद्ध जो है सैन्य अभियान चलाया गया था। यानी जो संयुक्त राष्ट्र संघ की संगठन है, जो आप लोगों को पता है ना कि एक संगठन है, और ये संगठन के मतलब सहमति से अमेरिका जो है क्या हुआ, अगुवाई हुआ, ठीक है। अमेरिका की अगुवाई की सहमति से इराक के विरुद्ध यानी क्या हो गया, मतलब इराक के विरुद्ध में यानी सैन्य अभियान चलाया गया, ठीक है। अमेरिका जो है किसके विरुद्ध यानी इराक के अगेंस्ट में जो है क्या करने वाले हैं, सैन्य अभियान चलाया गया, ठीक है। उसमें शक्तिशाली अपना पूरा हथियार वगैरह सब चीज को लेकर के जो है मतलब किसके अगेंस्ट में यानी खड़ा हो गया, यानी कुवैत के मतलब सॉरी इराक के अगेंस्ट में खड़ा हो गया था, और उसे प्रथम खाड़ी युद्ध के रूप में जानते हैं। और इस युद्ध में अमेरिकी की भूमिका ने यह साफ कर दिया कि विश्व के अन्य देश
सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका से बहुत पीछे। इस युद्ध से अमेरिका को बहुत लाभ हुआ, यानी ये प्रथम खाड़ी युद्ध हुआ तो लोग जो है जान गए कि अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, उसके साथ जो है कोई जो है देश नहीं लड़ सकता है। और उसके बाद जो 1991 में आप लोगों को पता होगा सुएज संघ का विघटन हो गया, तो जो शीत युद्ध चल रहा था, यानी जो है मतलब एक दूसरे सुएज संघ और किसके बीच चल रहा था, अमेरिका के बीच, यानी जो है शीत युद्ध चल रहा था। जब अमेरिका जो अपना पूरे शक्ति दिखा दिया, तब जो है मतलब लोग पूरी दुनिया यानी समझ गया कि जान लिया कि हाँ जो है ये मतलब अमेरिका के जैसा पावरफुल देश जो है कोई नहीं है, और अभी वर्तमान में पावरफुल देश है अमेरिका। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सैन्य के मामले में सब चीज के मामले में जो अभी यानी पावरफुल देश है कौन, अमेरिका। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए स्वतंत्रता आप लोग को समझ रहे हैं यानी अपना फ्रीडम, अपना राइट्स। ठीक है, हम लोगों को जो है राइट्स दिया है। स्वतंत्रता क्या है, हम लोग 15 अगस्त 1947 को जो हम लोग आजादी हुआ, तो यानी क्या हुआ, हर एक व्यक्ति को, हर एक नागरिक को अपना राइट्स मिला, अपना अधिकार मिला, घूमने का अधिकार। ठीक है, किसी के दबाव में पहले जो होते थे क्या, यानी राजा, बड़ा महाराजा जो भी होते थे, उनके मतलब अंदर रहना पड़ता था, वो जो कहते थे उसके हुक्मों को मानना पड़ता था। लेकिन ये जो स्वतंत्रता हमें जो फ्रीडम मिला है, तो ये जो मेरा अपना खुद का राइट्स मिला है, इसमें जो है संविधान हमको यानी इजाजत देता है, यानी संविधान हमें राइट देता है कि संविधान अथवा सरकार द्वारा नागरिकों की दी गई बोलने की, यानी क्या देता है, यानी बोलने की शक्ति देता है, हमें बोलने की आजादी है। ठीक है, देश के अंदर घूमने की, कहीं भी आप घूम सकते हैं, ये भी आजादी है। कहीं भी बसने की आजादी हमें देती है। कोई भी रोजगार की यानी वैधानिक छूट को यानी स्वतंत्रता कहते हैं, यानी सारा चीज की यानी अधिकार देता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान ने 7 स्वतंत्रताएं दी है। क्या दिया है, कितना स्वतंत्रता दिया है, 7। लेकिन एक जो है हटा दिया है, जिसको हम लोग कहते हैं कि संपत्ति का अधिकार था पहले, लेकिन अब इसको हटा दिया गया। अभी वर्तमान में जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, जो शेष मौलिक अधिकार उपलब्ध है। ठीक है, संख्या एक, हाँ ये जो है आप लोग को पता है मौलिक अधिकार जो है उपलब्ध है। तो ये चीज आप लोगों को पता होगा। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, ये बिल्कुल आयोग इसके बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। कारगिल युद्ध के कारण बताइए। हम लोग जानते हैं कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 को हुआ था। अगर हम एक आपको साधारण भाषा में अगर कारगिल युद्ध के बारे में बता दें, उसके बाद फिर इसका परिभाषा को समझेंगे। ठीक है, अगर साधारण भाषा में आपको बता दें कारगिल युद्ध के बारे में, तो देखिए पाकिस्तान की सेना, देखिए कारगिल युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, पहले तो आपको ये जानना है। भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, कारगिल में। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा, ये कारगिल युद्ध जो है, ये पाकिस्तानी सेना जो है क्या, यानी मुजाहिद मतलब मुजाहिदीन का मतलब भेष बना करके जो है कहा अपना भारत के बहुत सारे ठिकाने पर, कई जगह पर जो सीमा रेखा है, उन जगहों पर जाकर के ठिकानों पर क्या करने लगा, वो यानी कब्जा करने लगा। और वो पता चला कि बाद में पता चला कि जो है क्या है, पाकिस्तानी सेना है। तब जो है ये दोनों देशों के बीच जो है महासंग्राम यानी युद्ध होना लगा, ये युद्ध होना शुरू हो गया, और हम लोग को जो है धूल चटा दिया, किसको, यानी पाकिस्तान को जो हम लोग यानी धूल चटा दिया। ठीक है, यानी उसका पूरी तरह से उसको नानी याद दिला दी है। ठीक है, तो कारगिल युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए, तो कारगिल युद्ध आप लोग को बता दिए कि 1999 को की शुरुआती महीनों में भारतीय इलाकों के नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों, जैसे मद्रास हो गया, जैसे मद्रास, मासाको, काक्सर और क्या हो जाएगा यानी बतालिक पर पाकिस्तानी सेना की मदद से अपनी मुजाहिदीन बताने वाले ने कब्जा कर लिया। यानी क्या बताने वाले, मुजाहिदीन बताने वाले यानी कब्जा कर लिया था। इन मुजाहिदीनों के रूप में पाकिस्तानी सेना था। क्या था उसमें, पाकिस्तानी क्या थे, यानी सेना थी। इसी कारण भारत और पाकिस्तान में संघर्ष छिड़ गया, और जिसे कारगिल युद्ध के नाम से जाना गया। ठीक है, तो चलिए, ये जो इसको सपोर्ट कर रहा था, ये मुजाहिदीन, ये कुछ नहीं था, ये पाकिस्तानी सेना के द्वारा इसको भेजा गया था। ठीक है, तो ये कारगिल युद्ध के बारे में आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, जो आपके स्क्रीन पे और आपके समक्ष में है। ठीक है, चलिए, न्याय क्या है। देखिए न्याय का मतलब समझ रहे हो। ठीक है, जो अपना क्या होता है न्याय, यानी जो न्याय से यानी क्या, न्याय धर्म और सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उनका वाजिब हिस्सा मिले, जिसको न्याय यानी अपना वास्तव में जो हिस्सा मिले, जिसको जो उसका मतलब वो जो हक है वो मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्याय बोलते हैं। ठीक है, जो अपनी प्रतिमा के विकास और लक्ष्य की पूर्ति के समान अवसर प्राप्त हो, जिसको क्या हो, सब चीज का समान अवसर प्राप्त हो, तथा परिपूर्ण जीवन के लिए यानी समुचित और बराबर का अहमियत यानी मिले, उसे हम लोग न्याय कहलाते हैं। हर क्षेत्र में, हर चीजों में उसको जो है बराबर का हिस्सा मिले, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्याय कहते हैं। तो न्याय से आप लोग आयोग समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, न्याय के बारे में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2021 का पेपर में जो ये पेपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग देख लेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या कहलाता है 8वां नंबर क्वेश्चन, क्या अधिकार मतलब अधिकार को परिभाषित करें। देखिए अधिकार, जो अपना अधिकार होता है, अधिकार मतलब समझ रहे हैं, यानी मूल रूप से अगर कहा जाए उसको, तो हकदार, जिसको हम लोग हकदार बोलेंगे, या हक, तुम्हारा आपका हक, या जिसको हम लोग यानी क्या कहें, आधिकारिक मूल रूप से यानी हकदार, अथवा ऐसा दावा जिसका
यानी औचित्य सिद्ध हो, जीवन के बेहतरी सम्मान और गरिमा के लिए यानी महत्वपूर्ण और आवश्यक अधिकारी की श्रेणी में आते हैं। ये अधिकार जो होता है ये यानी महत्वपूर्ण गरिमा के लिए महत्वपूर्ण आवश्यक अधिकार सीमा श्रेणी के अंतर्गत आता है। यानी अधिकार का मतलब सीधा-सीधी कहा जाए तो हम लोग उसको क्या कहते हैं यानी मतलब हकदार, ठीक है? तो ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा क्या अधिकार के बारे में, आई होप। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष। भाषा नीति क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए हम लोग भाषा नीति के बारे में समझेंगे, तो इसको बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे, ओके? चलिए, तो भाषा नीति यह है कि सरकार या तो आधिकारिक तौर पर कानून या अदालत के निर्णयों या नीति के माध्यम से भाषा का उपयोग कैसे किया जाता है, ठीक है? राष्ट्र के प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक भाषा कौशल विकसित करना या भाषाओं का उपयोग और रख-रखाव करने के लिए व्यक्ति या समूह को अधिकार स्थापित करना, इसको हम लोग भाषा नीति कहते हैं। अब हम लोग इसका अगर बात करते हैं क्या, अगर इसकी परिभाषा की अगर बात करें हम लोग, तो किसी भी राष्ट्र की यानी असीमता का परिचय उनकी भाषा नीति के माध्यम से मिल सकती है। यानी किसी भी देश के जो असीमता मिलता है उसको उसकी भाषा नीति के माध्यम से होता है। अंग्रेजी शासन में नौकरी के लिए भारतीयों को ऐसा भाषा नीति के तहत शिक्षा दी गई जिससे शासन का काम आसानी से चल सके। जो ब्रिटिश सरकार थे उसको जो है क्या आसानी से वो अपना काम कर सके, इसलिए जो है वो जो है क्या किया आसानी से चल सके, इससे वो सर्वधारण के लिए शिक्षा नहीं थी। वो 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड ने एक कार्यक्रम तैयार किया, ठीक है, जिसमें अंग्रेजी के साथ ही भारतीय भाषाओं को भी जो विषय के रूप में स्वीकार किया। जो अंग्रेजी भाषा था, ठीक है, ब्रिटिश सरकार का, वो जो अपना भारतीय भाषा को भी जो उसमें क्या किया यानी शामिल किया और जो है दोनों को लेकर किया और कोलकाता और मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। और अंग्रेजों के शासन काल में अंग्रेजी का प्रभुत्व रहा, लेकिन भारतीय समाज में हिंदी का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान बना रहा, क्योंकि वो भाषा को जब दर्जा दिया गया तो इसको भी लेके चला गया, जो हिंदी भाषा था भारतीय, ठीक है, इसको भी, और जो है अंग्रेजी भाषा था उसको भी जो है दर्जा दिया गया और इनको जो है साथ में लेके चला गया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं भाषा नीति कहते हैं प्यारे बच्चों। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को आई होप भाषा नीति के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लोकसभा के विपक्ष नेता के क्या कार्य है? देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर हम कहा जाए एक वर्ड में अगर इसका हम अगर आपको परिभाषा बताएं तो विपक्ष जो होता है ना, विपक्ष जो होता है वो मतलब किसी भी देश का या अगर किसी भी देश का अगर विकास करने का अगर हाथ अगर होता है ना तो वो एक विपक्ष पार्टी का होता है, ठीक है। यानी अगर जिस देश का विपक्ष पार्टी अगर मजबूत हो तो समझ जाइए उस देश में जो होगा क्या विकास ज्यादा होगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि लोकसभा में विपक्ष नेता का कार्य वस्तुतः अत्यंत कठिन होता है। ये बात सही बात है कि जो विपक्ष के नेता होते हैं उनको कठिन काम होता है उसका, ठीक है, क्योंकि उन्हें आलोचना करनी पड़ती है हर चीजों पर, हर एक मुद्दों पर। अगर कोई भी बिल पास करता है उसका आलोचना करना पड़ता है, क्या सही है क्या गलत है, वो बिल्कुल जो है उसमें यानी एक विपक्ष नेता जो है उसमें यानी आलोचना करता है और वो देखता है कि ये सही है गलत है, क्योंकि वो तो कोई स्वार्थी के लिए अपने कमाने के लिए तो वो भी कोई भी बिल या कोई भी चीज यानी पास नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार जो होगा अगर तो वो अपना स्वार्थी के लिए अपने लिए यानी जो वो सोचेंगे और वो बिल को पास करने का कोशिश करें। लेकिन अगर वहीं अगर विपक्ष नेता अगर वो मजबूत हो तो वो उसका क्या करेंगे आलोचना करेंगे, तब लोगों को समझ में आएगा कि हाँ ये जो है कानून बिल्कुल गलत है, इसको पास नहीं करना चाहिए। तो विपक्ष नेता जो है किसी भी देश को जो है बहुत अच्छा मतलब इसमें लेके जा सकता है। गलती इंगित करने पड़ती है और ऐसा विकल्प प्रस्ताव और नीतियों का प्रस्तुत करना पड़ता है जिन्हें लागू करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होता है। यानी विपक्ष का काम होता है यानी गलती जो करते हैं उन गलतियों को जो है इंगित करना होता है, बताना पड़ता है, ठीक है, और इस प्रकार उन्हें संसद और देश के प्रति एक विशेष सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हैं। कौन? विपक्ष नेता। जैसे कि आपको एग्जाम्पल अगर बता दिया जाए तो अभी जो है राहुल गांधी एक विपक्ष का नेता है, ठीक है, आप लोगों को पता है। और अभी वर्तमान में तो आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का और विपक्ष का अगर नेता की अगर बात किया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जो है क्या एक विपक्ष पार्टी है, ठीक है। तो ये जो है आप लोग को बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो हम लोग विपक्ष पार्टी का कार्य क्या होता है, यानी जो उसका वो गलत काम या गलत नीति जो लेके चलता है उनको इंगित कराना ही जो है विपक्ष का काम होता है, ठीक है, आलोचना करना होता है उसका काम। तो प्यारे बच्चों ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। ये जो मैं 10 ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कलेक्ट किया था, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन लेने से वीडियो बहुत लॉन्ग बन जाते हैं और आप लोग बोल रहे हैं कि सर ज्यादा लॉन्ग में वीडियो को मत बनाइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहीं तक मैं वीडियो बनाया और आप लोग जो है अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त लोग जो है क्लास में जुड़ पाएंगे। तो चलिए डियर यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।